हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइकोलॉजी वाइज। हमारी पीवाई की सीरीज चल रही है और हम यूनिट वाइज टॉपिक कवर कर रहे हैं। जितने भी 2012 से 2025 तक में कोई भी पीवाई क्यू है, हर यूनिट की अलग अलग मैंने आपकी ये कवर कर रहे हैं। तो हम यूनिट 4 तक पहुंच गए हैं और यूनिट 4 के दिस इज पार्ट 3। तो वीडियो को शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन वन में कहता है कि इन ऑब्जर्वेड फेज ऑफ एनर्जी मेटाबॉलिज्म व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन। यानी ऊर्जा चयापचय के अवशेषी चरण में इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन की स्थिति क्या होती है। यानी कहता है कि जब हमारा बॉडी जो है ऑब्जर्वेटिव फेज में होता है तब क्या काम करता है, किस चीज का यूज होता है। इंसुलिन, हाई इंसुलिन होता है, हाई ग्लूकागोन, लो इंसुलिन, लो ग्लूकागोन क्या होता है। तो देखते हैं जब ड्यूरिंग ऑब्जर्वेटिव फेज क्या होता है कि बॉडी जो है क्या यूज करती है, न्यूट्रिशन को यूज करती है। न्यूट्रिशन हमें कहाँ मिलता है, वो जो हम फूड से न्यूट्रिशन लेते हैं उसे बॉडी हमारी यूज करती है। और इंसुलिन लेवल क्या हो जाता है, इंसुलिन लेवल हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ग्लूकोज को स्टोरेज करता है और ग्लूकागोन लेवल जो है रिमेन लो रहता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए एंड डी। ए एंड डी में हाई इंसुलिन होगा एंड लो ग्लूकागोन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 2, अवर ब्रेन कंस्ट्रक्ट अवर परसेप्शन बिकॉज। हमारी मस्तिष्क जो है हमारी धारणाओं का निर्माण करता है। बिल्कुल सही। क्यों करता है? क्योंकि सेंसेशन आर dissembled into information bits, neuromuscular sites from the greater inward turn when the eye view a near object and when resemble information into its own functional model, and perception is not merely projecting the world onto our brain। तो कहता है कि संवेदनाओं को सूचना के छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया जाता है या नजदीक वस्तु देखने पर आंखों के भीतर मुड़ने से न्यूरोमस्कुलर संकेत मिलते हैं, या मस्तिष्क सूचना को अपने कार्यात्मक मॉडल में पुनः संयोजित करती है, या प्रत्यक्षण केवल दुनिया को मस्तिष्क पर प्रक्षेपित करना नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है कि ए, सी एंड डी। ए में क्या कहता है, सेंसेशन आर डिसेबल इनटू द इंफॉर्मेशन बिस्ट, यानी संवेदनाओं को सूचना के छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया जाता है। प्रत्यक्षण का निर्माण क्या करता है, सेंसेशन को तोड़कर वो हमारे ब्रेन में एक मीनिंगफुल रूप में एक सिग्नल देता है। और ये क्या करता है, ये हमारी बाहरी दुनिया को परसेप्शन के प्रति नहीं बल्कि मस्तिष्क द्वारा हम इसको क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट और इसको समझने की कोशिश करते हैं। द राइट आंसर इज ए, सी, यानी ब्रेन रिजेबल इंफॉर्मेशन इनटू इट्स ओन फंक्शन मॉडल, एंड डी में कहता है परसेप्शन इज नॉट मेयरली प्रोजेक्टिव द वर्ल्ड ऑनटू आवर ब्रेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मोशन सिकनेस कैन अकर व्हेन। मोशन सिकनेस कब होती है? जब व्यक्ति अपनी वेस्टिबुलर संवेदना को खो देता है, या जब कोई दृश्य जानकारी निर्भर करता है, या जब दृश्य और वेस्टिबुलर सूचनाएं एक दूसरे से मेल खाती है, या जब दृश्य और वेस्टिबुलर सूचनाएं एक दूसरे को विपरीत होती है। तो मोशन सिकनेस जो होता है मेनली मोशन सिकनेस जब होता है, आंखें जो है आपकी किसी चीज को कंटिन्यूअस देखती है और आंखों से जो मिलने वाली जानकारी है वो वेस्टिबुलर प्रणाली की जानकारी में क्या करता है, वो कंट्राडिक्ट करता है, कॉन्फ्लिक्ट करता है, और उसकी वजह से हमें क्या होता है, ब्रेन जो है वो डाइवर्ट होकर वो क्या करता है, वो मिसमैच हो जाता है। ओके, द मोशन सिकनेस mainly occur when the visual system and vestibular system sense conflicting signal. Okay,
The right answer is option number D. Once visual information and vestibular system information are congruent. Okay? No, sorry. Option number D. क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ नार्कोलेप्सी, यानी नार्कोलेप्सी का कौन सा लक्षण नहीं है? कैटाप्लेक्सी, स्लीप पैरालिसिस एंड नक्चरलर मायोक्लोनस एंड नेक्स्ट कहता है हाइपोगोगिक हैलुसिनेशन। तो नाइट नॉकटर्नल मायोक्लोनस में क्या होता है? एक सामान्य नींद में भी हो सकता है। और नार्कोलेप्सी का मुख्य लक्षण जो है वो क्या नहीं है? दिस वन इज नॉकटर्नल मायोक्लोसिस। कहता है विच इज नॉट सिम्टम। नार्कोलेप्सी मेनली कैरेक्टराइज कैटाप्लेक्सी और स्लीप पैरालिसिस, यानी कभी आप नींद में सोते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हमारा बॉडी हिल नहीं रहा, आप हिलाने की कोशिश करते हो लेकिन आप हिला नहीं पाते हो। तो इसमें ये पूछता है कि क्या नहीं है, नार्कोलेप्सी का जो सिम्टम है क्या नहीं है। तो इसके हिसाब से ये जो राइट आंसर होगा वो नॉकटर्नल मायोक्लोनस होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है मैच द फॉलोइंग मेथड दिया हुआ है इफेक्ट ऑन बिहेवियर। ओके, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ सोसाइटी सेंटर। ओके, एंड बी कहता है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन और हंगर सेंटर। तो जो कल वाली जो वीडियो थी उसमें हमने प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया हुआ है। सोसाइटी सेंटर क्या होता है? जब आपको भूख लगती है, आप खाना खा लेते हो और आपको ये सिग्नल मिलता है कि अब आपका पेट भर गया है, यानी और तो अगर सोसाइटी सेंटर जो है वो डैमेज हो जाएगा तो फिर आपका क्या होगा? आपका फीडिंग बिहेवियर इफेक्ट होगा। ओके, तो इस हिसाब से इसका जो आंसर बनता है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन सोसाइटी सेंटर इज क्या है? भोजन बंद होना। ओके, ए का जो आंसर है ए है, बी का 2 है, सी का 3 है एंड 4 लीजन ऑफ हंगर सेंटर इज अफेजिया। ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, जो जैसे है वैसे ही करेक्ट मैच किया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 3 टाइप्स ऑफ फीचर डिटेक्शन सेल आर। फीचर डिटेक्शन सेल जो है वो 3 टाइप के होते हैं। वो क्या होते हैं? तो सिंपल सेल, कॉम्प्लेक्स एंड हाइपर कॉम्प्लेक्स सेल होते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Feature detector cell in visual cortex include simple, complex and hypercomplex cell, each responding to different aspects like ages, orientation and movement. And glia or T cell are not not the part of feature detector cell. Okay. क्वेश्चन नंबर 7 कहता है वी स्लीप डिसऑर्डर इन्वॉल्व फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग REM स्लीप, यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में क्या होता है? वो कौन सा निद्रा विकार है जो व्यक्ति REM के दौरान शारीरिक रूप से सक्रिय रहता है? नार्कोप्लेक्सी, कैटाप्लेक्सी, सोमनाबुलिज्म या REM स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर। तो इसका जो राइट आंसर है REM स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर में ही क्या करता है? व्यक्ति नींद के दौरान सामान्य मांसपेशी लकवा नहीं होता है और जिससे व्यक्ति सपनों को क्या करते रहता है? सपने देखते रहता है और स्लीप वॉकिंग से ये अलग होता है। ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, यानी REM स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 8 व्हेन इज एस्पिरेशन द मेथड ऑफ चॉइस टू मेक अ लीजन, यानी लीजन के लिए एस्पिरेशन कब सबसे बेस्ट चॉइस होता है? इन अ डीपर ब्रेन एरिया, इन एन एरिया ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स फॉर एन irreversible लीजन एंड इन अंडरलाइंग व्हाइट मैटर। एस्पिरेशन जो क्या है? एस्पिरेशन जो है वो suitable for removing damaged superficial cortical tissue.
ओके, इट अलाउ प्रिसाइज सक्शन ऑफ सरफेस लेयर, इट इज लेस इफेक्टिव फॉर डीपर और वाइट मैटर रीजन। तो एस्पिरेशन क्या करते हैं, सैलो एरिया में करते हैं, तो द राइट आंसर इज एरिया ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ओके, इसका यूज हम डीप ब्रेन में नहीं करते हैं क्योंकि ये क्या करेगा, व्हाइट मैटर को अफेक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच टेक्निक स्टडी एक्टिविटी इन अ लिविंग ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, यानी निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक है जो जीवन मानव मस्तिष्क की गतिविधि का अध्ययन करता है। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्या, एक्टिविटी, एक्टिविटी इन लिविंग ब्रेन। तो लिविंग ब्रेन के एक्टिविटी में किस एक्टिविटी यानी फंक्शन को कौन देखता है, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी यानी सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में हम क्या करते हैं, सीटी स्कैन में हम फंक्शन को नहीं देखते हैं। अब्लेजन और ऑटोप्सी जो होता है वो किसके लिए होता है, पोस्टमार्टम या जब इंसान मर जाता है उसके बाद हम अब्लेजन या ये करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है स्टीरियोटैक्सी प्रोसेस, हाँ इसमें हम करते हैं, एंड एफएमआरआई। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, सी एंड डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। असर्शन एंड रीजन से कहता है असर्शन एक्सपेरिमेंटल लीजन स्टडी आर मोस्टली बायोलैटरल, एंड रीजन कहता है बिहेवियरल अफेक्ट ऑफ यूनिलैटरल लीजन आर हार्ड टू डिटेक्ट, यानी घावों पर अधिकांश प्रायोगिक अध्ययन द्विपक्षीय किए जाते हैं, और रीजन में कहता है कि एक पक्षीय घावों के व्यवहारिक प्रभाव का पहचानना कठिन होता है। तो यूनिलेटरल क्या होता है, यूनिलेटरल लीजन में हम क्या करते हैं कि यूनिलेटरल में घावों में प्रभाव कम दिखाई देता है। क्यों देखता है, क्योंकि जो ब्रेन का जो है क्षतिपूर्ति कर लेता है, इसलिए ये स्पष्ट व्यवहारिक परिवर्तन पाने हेतु द्विपक्षीय घाव किए जाते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, बोथ आर ट्रू एंड एक्सप्लेन ए। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं एनवायरमेंटल वेरिएशन अफेक्टिंग डेवलपमेंट फॉर अ गिवन जीनोटाइप इज, यानी पर्यावरणीय विभिन्नताओं के कारण किसी जीनोटाइप के विकास में परिवर्तन होने की क्षमता क्या कहलाती है, कैनलाइजेशन, कोडोमिनेंस, रिएक्शन रेट एंड रिचुअलाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रिएक्शन रेट। रिएक्शन रेंज क्या करता है, रिएक्शन रेंज ये बताता है कि इन्वायरमेंटल के अनुसार एक जीनोटाइप कितने डिफरेंट फिनोटाइप जैसा दिखता है, यानी यह जीन और इन्वायरमेंट यानी जीनोटाइप इनटू इन्वायरमेंट इसका जो है इंटरेक्शन होता है। द राइट आंसर इज रिएक्शन रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है असर्शन एंड रीजन से है साइकोएक्टिव ड्रग्स चेंज परसेप्शन और मूड बाय अफेक्टिंग द नर्वस सिस्टम, एंड रीजन क्या कहता है रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम इज रिलेटेड टू परसेप्शन एंड मूड। तो साइकोएक्टिव ड्रग जो है वो क्या करता है, साइकोएक्टिव ड्रग जो है कई न्यूरल प्रणालियों पर काम करता है, लेकिन आरएएस जो है इस प्रभाव को समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है। आरएएस जो है वो डिफरेंट चीज दे रहा है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। वो आरएएस जो है वो परसेप्शन एंड मूड रेगुलेटेड में इसका रिलेशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है असर्शन रीजन से अगेन है पिट्यूटरी ग्लैंड इट्स कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, दिस इज करेक्टली 100% ट्रू, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट रीजन क्या कहता है मोस्ट पिट्यूटरी हार्मोन आर ट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है। इसे पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या करता है ट्रॉपिक हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। बोथ आर ट्रू एंड आर इज एक्सप्लेन करेक्टली एक्सप्लेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लोकेशन ऑफ फॉलोइंग ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि मानव शरीर में जो ग्लैंड है उसको ऊपर से नीचे की तरफ सही क्रम में लगाना है, यानी ऊपर यानी टॉप में क्या है, फिर उसके बाद क्या है और बॉटम में क्या है।
तो सबसे ऊपर हमारा क्या होता है बॉडी में, सबसे ऊपर हमारा जो होता है वो ब्रेन होता है। ब्रेन में कौन सा ग्लैंड है, ब्रेन में जो अवेलेबल है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड फिर क्या आता है, गला आता है। गला में कौन सा ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, स्टमक आता है। स्टमक में भी क्या आता है, एड्रिनल ग्लैंड आता है, देन पैनक्रिया आता है। द सीक्वेंस इज पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल एंड पैनक्रिया। द डी आंसर इज करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 या 15 जो भी कह लो। उसमें ये कहता है, अ स्लो ग्रेडेड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय अ रिसेप्टर सेल इन रिस्पॉन्स टू द फिजिकल स्टिमुलस इज, यानी भौतिक उत्तेजना के प्रति रिसेप्टर कोशिका में उत्पन्न धीमा ग्रेडेड विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, रिसेप्टर पोटेंशियल, जनरेटर पोटेंशियल, ग्रेडेड पोटेंशियल एंड अराउजल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रिसेप्टर पोटेंशियल। रिसेप्टर पोटेंशियल क्या करता है, रिसेप्टर पोटेंशियल जो है वो संवेदक कोशिकाओं में उत्तेजना के कारण जो ग्रेडेड कारण क्या होता है, ग्रेडेड चेंजेस होता है, और जो थ्रेशोल्ड पार होने पर क्या करता है, ये आपको न्यूरल फायरिंग का काम शुरू करता है। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अगेन मैच द फॉलोइंग, पहले ग्लैंड दिया हुआ है, फिर उसके बाद हार्मोन्स दिया हुआ है, यानी कौन सा ग्लैंड क्या सिक्रेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स, पीनियल ग्लैंड एंड एड्रिनल मेडुला। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या सिक्रेट करता है, प्रोलैक्टिन सिक्रेट करता है। तो जो प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन में जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है। ए का जो होगा, ए का 3 है। एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो सिक्रेट करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ओके, 2 इज 4। एंड पीनियल ग्लैंड क्या करता है, पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन ये करता है, प्रोड्यूस करता है। एंड लास्ट वन इज एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला क्या करता है, एड्रिनल मेडुला जो है वो एड्रेनाइन प्रोड्यूस करता है। द राइट आंसर इज 3 का 4, डी सॉरी 3 ए का 3, बी का 4 एंड सी का 1 एंड लास्ट वन इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ईयर पार्ट्स गिवन बिलो। ये जो कान की पार्ट है उसको करंट सीक्वेंस में लगाना है, यानी वो कैसे साउंड जो है हमारे कानों में कैसे ट्रेवल करता है, उसका पाथ या वेव या सीक्वेंस जो भी कह लीजिए वो बताना है। तो सबसे पहले क्या होता है, साउंड जो है कहाँ जाता है, हमारे ईयर ड्रम को हिट करता है। फिर हम क्या फिर वो क्या, हमारी कान जो है वो वाइब्रेट करती है, तो वाइब्रेट करके वो कहाँ पास होती है, वो हैमर में पास करती है। हैमर एनविल में जाता है, फिर स्ट्रिपन्स में जाता है एंड देन फाइनली ओवल विंडो में जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, ईयर ड्रम, हैमर, एनविल एंड मेस। एक यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसका निमोनिक है हैज या मिस्क होता है, जो मिडिल में होता है ना, इसे HAS। अगर हैमर दिया हुआ है तो उसके साथ हैमर एनविल स्ट्रिप दिया हुआ है, या फिर MIS दिया हुआ था, मिस रहता है MIS। तो ये आप निमोनिक के तौर पे याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 असर्शन एंड रीजन से है। असर्शन में ये कहता है, हेरिटेबिलिटी यानी H2 ऑफ द वन पॉपुलेशन इज नॉट वैलिड फॉर अनदर पॉपुलेशन, यानी किसी एक जनसंख्या का H² जो है दूसरी जनसंख्या के लिए मान्य नहीं होता है। रीजन में कहता है, पॉपुलेशन है सिमिलर जीनोटाइप बट डिफरेंट इन्वायरमेंट। ये तो बिल्कुल ही गलत है कि जीनोटाइप इन्वायरमेंट सेम में हो सकता है, जीनोटाइप सेम नहीं हो सकता है। द A is true and R is definitely false. The right answer is हेरिटेबिलिटी। कहता है कि हेरिटेबिलिटी डिपेंड ऑन बोथ जेनेटिक वेरिएशन एंड इन्वायरमेंट। बिल्कुल सही है, जेनेटिक और इन्वायरमेंट दोनों पे होता है, लेकिन जो उसका जो रीजन कहता है कि जीनोटाइप सिमिलर होता है और इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है, ये से सही ये जो है वो बात गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट टर्निंग डिफॉल्ट फीमेल फीटस इनटू मेल, यानी जो स्त्री भ्रूण को पुरुष बनाने की घटनाओं का सही क्रम में लगाना है। तो क्या होता है, पहले जो होता है वाई क्रोमोसोम ट्रिगर करता है, वो एसआरवाई जीन को ट्रिगर करता है, फिर एसआरवाई प्रोटीन जो है वो फॉर्म होता है किसमें, टेस्टिस में फॉर्म होता है। टेस्टिस सेक्रेट करता है क्या, जो मैस्कुलाइन वोल्फियन डक्ट है उसको ये करता है, और लास्ट में क्या होता है, एमआईएच जो है वो सप्रेस फीमेल स्ट्रक्चर को करता है। देन टेस्टोस्टेरोन मैस्कुलाइन वोल्फियन डक्ट, द राइट सीक्वेंस इज BADEC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है विच पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया फॉर्म द स्ट्रेटम। बेसल गैंग्लिया के कौन से भाग स्ट्रेटम बनाते हैं, एमिगडाला, कॉर्डेट, पुटामेन, ऑल्फैक्टरी लोब्यूल। तो स्ट्रेटम कंसिस्ट ऑफ कॉर्डेट, न्यूक्लियस एंड पुटामेन। स्ट्रेटम क्या करता है, कॉर्डेट और पुटामेन से मिलके बनता है, और ये बेसल गैंग्लिया के जो मेन इनपुट का सेंटर होता है। एमिगडाला और ऑल्फैक्टरी का क्या है, लोब्यूल का इसका भाग नहीं है, क्योंकि एमिगडाला जो है इमोशनल सेंटर है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3B एंड C। क्वेश्चन नंबर 21 है असर्शन एंड रीजन से। असर्शन में कहता है एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल वन वे अलोंग एक्सॉन, एंड रीजन में कहता है द रीजन बिहाइंड एन एक्शन पोटेंशियल बिकम्स रिफ्रैक्टरी पीरियड। क्यों कहते हैं कि जब एक एक्शन पोटेंशियल एक्शन में एक ही दिशा में चलता है, सही है, जब एक्सॉन जो है वो ट्रेवल करता है तो एक ही रास्ते उसमें ट्रेवल करता है। और इसका कारण क्या होता है, जिस हिस्से से एक्शन पोटेंशियल गुजर चुका होता है वह कुछ समय के लिए क्या होता है, रिफ्रैक्टिव पीरियड हो जाता है, यानी वहां पे तुरंत कोई दूसरा एक्शन पोटेंशियल नहीं हो सकता है। तो ए भी ट्रू है, और रीजन भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, और रीजन जो है उसको सही से एक्सप्लेन कर रहा है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 22 या 22, लिस्ट वन टू लिस्ट टू। ओके, लिस्ट वन में क्या कह रहा है, क्यूटेनियस रिसेप्टर्स यानी त्वचीय रिसेप्टर्स, और प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स क्या होगा, फ्री नर्व एंडिंग एंड रूफिनी एंडिंग्स, मर्केल डिस्क एंड पैसिनियम कॉर्पस्कल। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होता है, फ्री नर्व एंड क्या करता है, फ्री नर्व एंड जो है वो पेन डिटेक्ट करता है, पेन, टेम्परेचर। तो ए का जो है वो ए का 4 होगा। ओके, एंड रूफिनी एंडिंग क्या करता है, रूफिनिंग एंडिंग जो है वो डिटेक्ट करता है स्ट्रेच को, तो उस हिसाब से बी का होगा जो ग्रेजुअल स्किन स्ट्रेच। ओके, एंड मर्केल डिस्क क्या करता है, मर्केल डिस्क जो है सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्किन, यानी कि जब मर्केल डिस्क डिस्ट्रैक्ट स्टेटिक प्रेशर, ओके, वो खिंचाव को क्या करता है, दबाव और खिंचाव को कंट्रोल करता है। एंड द राइट लास्ट वन इज पैसिनियन कॉर्पस्कुलर। पैसिनियन जो है वो आपका सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्किन। ओके, द ऑप्शन 4 इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है असर्शन एंड रीजन। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो उसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़ो। इस स्लाइड में तो मैंने क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, टॉपिक के बारे में आपको जरा सा भी नॉलेज नहीं, तो आप नीचे पढ़कर भी चीजों को समझ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देखकर पढ़कर समझ सकते हो। और पीवाईक्यू ही एक ऐसा टेक्निक है जिससे आप मैक्सिमम टॉपिक कवर कर सकते हो।
और मैंने 2012 से 2025 की जितनी भी पीवाईक्यू है, कोई भी पीवाईक्यू नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। आप ये सीरीज को कंप्लीट कर लोगे, इससे आपको हर एग्जाम में हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है असर्शन एंड रीजन। असर्शन में कहता है साइनेप्स डज नॉट नेसेसरली रिजल्ट इनटू एक्शन पोटेंशियल इन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। और रीजन क्या कहता है, साइनेप्सिस प्रोड्यूस इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल आल्सो इन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। यानी एक साइनेप्स जरूरी नहीं कि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न करे। बिल्कुल सही बात है। अगर वो कुछ, क्योंकि कुछ न्यूरॉन जो होते हैं एक्साइटेटरी होते हैं, कुछ होते हैं वो इनहिबिटरी होते हैं। तो जो इनहिबिटरी होंगे वो नेक्स्ट न्यूरॉन में कैसे वो एक्शन पोटेंशियल ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। उस हिसाब से ए सही है। और रीजन में क्या कहता है, साइनेप्सिस पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में अवरोधक पोस्ट साइनेप्टिक संभावनाएं भी बनाते हैं। तो जो एसर्शन है वो सही है और रीजन उसको क्या करती है, सही तरीके से एक्सप्लेन करती है। कहते हैं आईपीएसपी जो है बनने पर न्यूरॉन की फायरिंग की संभावनाएं कम हो जाती है, इसलिए हर सिनेप्टिक इनपुट एक्शन पोटेंशियल नहीं बनाता है। तो रीजन भी इसको सही से क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 24, द एविडेंस दैट स्लीप इज अ बायोलॉजिकल मोटिव कम फ्रॉम स्लीप डिप्राइव्ड सब्जेक्ट। यानी नींद एक जैविक प्रेरणा है, इसका प्रमाण नींद वंचित व्यक्तियों से मिलता है। रिबाउंड इफेक्ट ऑफ स्लो वेव स्लीप, रिबाउंड इफेक्ट ऑफ आरईएम स्लीप, इंसोम्निया, इनहांस स्टेज 1 एंड स्टेज 2। तो गहरी नींद की कमी होने पे बॉडी में क्या होता है, सबसे पहले जो होता है स्लो वेव स्लीप की भरपाई करता है, जो इसकी जैविक आवश्यकता को दर्शाता है, यानी बायोलॉजिकल ये दिस इज नेसेसरी फॉर ये sleep slow sleep well proving it is biological necessary. The right answer is rebound effect of slow wave sleep. अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 25, द काइंड ऑफ ब्रेन सेल इन्वॉल्व इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आर नोन एज। यानी कहता है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में शामिल ब्रेन के कोशिकाओं को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम मिरर न्यूरॉन। मिरर न्यूरॉन क्यों कहते हैं, कि मिरर न्यूरॉन फायर व्हेन वी परफॉर्म एन एक्शन एंड व्हेन वी ऑब्जर्व अदर। ओके, मिरर न्यूरॉन दूसरों की क्रियाओं को देखते समय भी एक्टिव होता है, इसलिए ऑब्जर्वेशन के बेस पे भी सीखने में भी ये इम्पोर्टेंट होता है। दे सपोर्ट इमिटेशन एंड सोशल लर्निंग। मिरर न्यूरॉन ही हमें कहता है, हम किसी चीज को किसी को व्यक्ति को देख के उसको इमिटेट करते हैं या फिर लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स प्रोजेक्ट फ्रॉम। पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो नर्व्स है वो कहाँ से निकलती हैं, लंबार एंड थोरासिक रीजन, ब्रेन एंड सैक्रल रीजन, ब्रेन एंड लंबार रीजन एंड लोबार एंड सैक्रल रीजन। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है क्या करता है, वो निकलता है आपको ब्रेन एंड सैक्रल से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 मैच द फॉलोइंग से है, -67 MB पोलराइज, -45 MB हाइपर पोलराइज, -70 MB डीपोलराइज, +70 कंप्लीटली डीपोलराइज। तो इसे मैच करना है। तो -67 में क्या होता है, डीपोलराइजेशन होता है, एंड -45 में क्या होता है, -45 में जो होता है हाइपरपोलराइज हो जाता है। ओके, तो ए का जो आपका आंसर होगा वो 3 है। तो ए का 3 किस में है, ए का 3 हमारा ऑप्शन नंबर 2 में भी है, ऑप्शन नंबर 1 में भी है। नेक्स्ट कहता है -45, -45 में क्या होता है, हाइपरपोलराइज हो जाता है। तो बी का जो है वो 4 है।
तो बी का 4 किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में। उस हिसाब से फिर क्या होता है, -70 MB में क्या होता है, -70 MB में हमारा पोलराइज हो जाता है। अगर +72 हो जाता है तो क्या हो जाता है, कंप्लीटली डीपोलराइज। ओके, नहीं सॉरी, हाइपरपोलराइज हो जाएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि इन केस ऑफ विजुअल स्टिमुलस विच पाथवे मेनली प्रोसेस, यानी दृश्य उत्तेजना के मामले में कौन से मुख्य रूप से प्रक्रिया करते हैं? लोकेशन, कलर, मोशन एंड शेप। तो लोकेशन एंड मोशन आर क्या है? लोकेशन और मोशन जो है डॉर्सल पाथवे द्वारा ये होता है। The right answer is option number A and option number C. Option 4 is the correct answer. कहता है कि location and motion are processed by the dorsal. Dorsal यानी where pathway and color and shape belong to the ventral यानी what pathway. Okay. अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 29, a man appears 6 feet tall at 10 feet distance. Retinal size equal x and 20 feet retinal size image equal x by 2. How tall will he appear at 5 feet? तो perceived height uses size consistency and despite change in retinal size. Okay, the object is judged at the same height, so he will appear 6 feet at all. तो अगर हम रेटिनल साइज जो होता है वो क्या होता है कि अगर हम व्यक्ति को अगर 20 फीट दूरी से भी देखें तो भी हम यही मानेंगे कि उसका उतना ही हाइट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है ट्रेस द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ऑडिशन, यानी श्रवण के सही क्रम को लगाइए। प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, सुपीरियर ऑलिव, इंफीरियर ऑलिव, कोक्लियर एंड मेडिकुलर जेनिथ। तो इसका जो राइट आंसर है, पहले क्या होता है, ऑडिटरी पाथवे बिगिन एट कोक्लियर न्यूक्लियाई, then superior olive, then inferior colliculi, then medicular genicles and finally auditory cortex. The right answer is option number 1, DBCA CEA. Which gland secretes sex steroid also released by the gonads? यानी कौन सी ग्रंथि वेश जो सेक्स स्टेरॉइड बनाती है और गोनाड भी रिलीज करती है? तो द एड्रेनल कोर्टेक्स प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ एड्रोजेंस एंड एस्ट्रोजेंस and similar to gonad hormones. The right answer is adrenal cortex. Next question कहता है question number 32 and this is the last question of part 3rd. Assertion में कहता है being awake disrupts the homeostasis of the body and reason कहता है sleep is terminated by a return to homeostasis. The right answer is option number 2. ऑप्शन नंबर 2 में क्या कहता है, बोथ आर ट्रू एंड आर डज नॉट एक्सप्लेन। क्यों? क्योंकि इसमें जो कहता है जागरण शरीर की ऊर्जा मांग बढ़ाता है और संतुलन बिगाड़ता है, लेकिन केवल होम्योस्टेटिस लौट आने से नींद समाप्त नहीं होती है। दोनों कथन सही है, लेकिन ये इसको क्या कह रहा है, सही से एक्सप्लेन नहीं कह रहा है। तो बायोलॉजिक बेसिस का पार्ट 3 था और इसका एक पार्ट 4 आएगा और हम अपना बायोलॉजिक बेसिस यूनिट 4 भी कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी तैयारी को एक अच्छी और नई दिशा मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।